नमस्कार, वेलकम टू स्टूडेंट कंपटीशन क्लासेस। मैं हूँ आर्यन और आप देखने जा रहे हैं टॉप 1000 हिस्ट्री क्वेश्चंस। सो हमने इससे पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन किए थे और आज हम 51 से लेकर के 100 तक क्वेश्चंस करेंगे। ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और इस सीरीज़ को हमने नाम दिया है 2020 सीरीज़, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चंस बस जल्दी जल्दी देखेंगे और आपको आंसर से याद करने हैं। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों की प्राप्ति के जो साक्ष्य हैं वो कब से मिलते हैं? तो भारत में सिक्कों की प्राप्ति जो है वो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही हमें मिलने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आहत सिक्के किसे कहते हैं? तो आंसर है कि प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं, यानी पंचमार्क्ड कॉइन्स कहते हैं। इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन पर विभिन्न प्रकार की जो आकृतियाँ हैं वो अंकित की जाती हैं। तो साहित्यिक ग्रंथों में इन्हें करसाणवर कहते हैं। पुराण, धरण, सतनाम आदि नामों से भी इनको जाना जाता है। ये सिक्के अधिकांशतः चांदी के टुकड़े होते थे जिन पर इनको मार्क किया जाता था। सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य सर्वप्रथम किन शासक ने किया? तो सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य सर्वप्रथम यवन शासकों ने किया है। अगला क्वेश्चन, कनिष्क के सिक्कों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो कनिष्क के सिक्कों से हमें उसके बौद्ध धर्म होने के अनुयायी होने का पता चलता है। तो कनिष्क ने जो सिक्के बनवाए थे उससे ये हमें जानकारी मिलती है कि कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अब प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो जिस काल के इतिहास का लिखित विवरण नहीं मिलता है वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, जैसे पाषाण काल। और इससे रिलेटेड हमने एक डिटेल वीडियो भी कर रखा है जिसमें हमने पूरा प्रागैतिहासिक काल को डिटेल में कवर कर रखा है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आद्य ऐतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं? तो जिस काल के लिखित विवरण तो हमें मिलते हैं परंतु उनका अभी तक हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं या उनका अर्थ अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है, वो काल आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, हड़प्पा सभ्यता हो गई, वैदिक सभ्यता हो गई, तो इनसे रिलेटेड जो भी इतिहास है उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं? तो जिस काल के लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं और जिनके हम पढ़ भी सकते हैं तो वो ऐतिहासिक काल कहलाता है। जैसे महाजनपदों के बाद का काल, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से बाद का जो काल है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण किसने किया? तो सर्वप्रथम पाषाणकालीन संस्कृत तथा सभ्यता का अन्वेषण रॉबर्ट ब्रूस हुक ने किया था। कब किया था? 1863 में किया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। तो भारत में सबसे पुराना हस्तकुठार हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो भारत में सबसे पहला हस्तकुठार सोहन घाटी सभ्यता से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 60, पशु की हड्डी से बनी मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो लोहंदा नाला, बेलम घाटी, उत्तर प्रदेश से मिलती है ऐसी मूर्ति, जो कि किससे बनी हुई थी? पशुओं की हड्डी से बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन कि हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म कहाँ से प्राप्त होता है? तो हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म हमें मिलता है हथनौरा, जो कि कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। किस युग की संस्कृति को फलक संस्कृति कहा जाता है? तो मध्य पूरा पाषाण काल के जो औजार हैं वो मुख्यतः फल्क यानी सल्क से बने होते थे, इसीलिए इस संस्कृति को फल्क संस्कृति भी कहा जाता है। और जो इस संस्कृति के प्रमुख उपकरण थे वो कौन कौन से थे? खुरचनी हो गया, फलक हो गया, वेधनी हो गया, वेधक तथा तक्षणी। इस प्रकार के जो उपकरण हैं ये फलक उपकरण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आग और पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ, जबकि नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम क्वेश्चंस आता रहता है ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस काल से हमें मानवों की जो गुफाएं हैं वो भीमबेटका से मिली हैं? तो हमें पुरा पाषाण काल की जो गुफाएं हैं वो हमें भीमबेटका से मिली हुई और इस पर हमें चित्रकारी भी देखने को मिलती है। उच्च पूर्व पाषाण काल के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? ये आपका एक अच्छा एमसीक्यू बनता है यहाँ पे। तो उच्च पूर्व पाषाण कालीन चित्रों में प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? भैंसे का चित्र हो गया, हाथी हो गया, बाघ हो गया, गैंडे तथा सूअर के जो चित्र हैं ये प्रमुख चित्र हैं। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा की खोज कब और किसने की? तो भीमबेटका गुफा की खोज 1958 में BS वाकंडकर ने की थी।
ये आप देख लीजिए, इसमें बना हुआ है, ये चित्र है जो कि वहाँ से प्राप्त हुआ था, भीमबेटका की गुफाओं से। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल की समय सीमा कब से कब तक निर्धारित की गई है? तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व मध्य पाषाण काल की समय सीमा जो है वो डिसाइड की गई है। मध्य पाषाण काल के लोग अपना पेट कैसे भरते थे? तो मध्य पाषाण काल के लोग अपना पेट शिकार करके, मछली पकड़ कर तथा खाद्य वस्तुएं बटोर कर करते थे। भारत में सबसे पहला लघु पाषाण उपकरण कब और कहाँ मिला? तो भारत में सबसे पहला लघु पाषाण उपकरण 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र में मिला था। इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर C.L. कार्लाइल द्वारा खोजा गया था इसे। अगला क्वेश्चन, प्रमुख मध्य पाषाणकालीन उपकरण कौन कौन से हैं? तो मुख्य उपकरणों में से एकदर हो गया, फलक हो गया, बेदनी हो गया, अर्धचंद्राकाल हो गया और समलंब हो गया। तो ये क्या है? मुख्य मध्य पाषाणकालीन उपकरण हो गए। क्वेश्चन नंबर 71, किस काल में प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ है? तो मध्य पाषाण में प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ है, जिससे कि तीर कमान का प्रचलन आरंभ हुआ है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि तीर कमान का विकास कब हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में तीर कमान का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बीज का ज्ञान मानव को कब हुआ? तो नवपाषाणकालीन लोगों को बीज का ज्ञान हुआ था और इससे उन्होंने क्या किया? फसलें उगाना स्टार्ट कर दिया था। स्थायी निवास की अवधारणा मानव ने कब अपनाई? तो स्थायी निवास की अवधारणा मानव ने नवपाषाण काल में अपनाई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74, मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार MCQ क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया था। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इस समय क्या हुआ था कि इंसान ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। उसने गर्त आवास यानी बुर्ज होम बनाने स्टार्ट कर दिए थे। मानव शव के साथ में पशु यानी कुत्ते को भी दफनाना स्टार्ट कर दिया था। बड़ी मात्रा में अस्थियों के औजार, पोत निर्माण तथा उनके साक्ष्य भी मिलते हैं इस समय। और इस मानव ने क्या किया था? स्थायी जीवन और समाज का भी निर्माण करना प्रारंभ कर दिया था। इसके विषय में हमने डिटेल्ड में एक वीडियो बनाया हुआ है, जो कि आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। प्रागैतिहासिक काल को हमने बहुत ही अच्छे से कवर किया हुआ है उस वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगी। बट यहाँ पे क्या, हमने जस्ट एक क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें देखी हैं, सो दैट आपको आसानी से याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि किस काल के लोग पालिशदार पत्थर के औजारों तथा हथियारों का प्रयोग करते हैं? तो नवपाषाण काल के लोग पालिशदार पत्थर और औजारों का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा डोली का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? तो डॉक्टर H.D. सांकलिया ने करवाया था। नर्मदा डोली का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? प्रोफेसर H.D. सांकलिया ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 78, तांबा धातु का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? तो आद्य ऐतिहासिक काल में हुआ था। तांबा का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? आद्य ऐतिहासिक काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79, आद्य ऐतिहासिक काल में सर्वप्रथम कौन सा औजार बनाया गया था? तो कुल्हाड़ी बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले कौन सा औजार बनाया गया था मानव द्वारा आद्य ऐतिहासिक काल में? तो कुल्हाड़ी का आविष्कार किया गया था। रेडियोकार्बन सीएच के आधार पर सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है क्या निर्धारित की गई है? तो 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। ये आपका MCQ में कई बार डेट निर्धारण के लिए आ जाता है कि बताइए सिंधु सभ्यता की जो तिथि है वो क्या डिसाइड की गई है? तो 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप एक बार दो बार देख लीजिए। PDF आपको फ्री मिल जाएगी वीडियो में, तो वहाँ पर जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको एक बार देख लीजिए। ये आपके क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं एग्जाम में। किस इतिहासकार ने हड़प्पा को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा था? तो व्हीलर ने कहा था। सिंधु सभ्यता शब्द का जो प्रयोग करने वाले पहले पुरातत्वविद थे वो कौन थे? सर जॉन मार्शल। क्या था? इन्होंने सबसे पहले सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था। सिंधु सभ्यता की अब लिपि कैसी थी? तो भावचित्रात्मक थी कि यह लिपि दाएं से बाईं ओर और बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो कैसी थी? भावचित्रात्मक थी। मतलब चित्र बनाए तरह तरह से बने होते थे और उसके आगे वो चित्रों के माध्यम से अपनी जो फीलिंग्स थी उनको व्यक्त करते थे लोग। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों में के निवास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति उन्होंने अपनाई थी। ठीक है, क्वेश्चन अगर आता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी।
सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ किस तरफ खुलते थे? तो ऐसे सिंधु सभ्यता के घरों की जो खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, वो सड़क की ओर नहीं खुलते थे, वो पीछे की तरफ खुलते थे। केवल लोथल ही एक ऐसा नगर था उस समय जिसके घरों के दरवाजे इधर मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल कंटेस्ट कर लेना है, बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है और ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें कौन कौन सी थी? सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी और माप की इकाई 16 के अनुपात में थी। ये आपका बोनस पॉइंट है। तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो अन्नागार है वो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख स्मारक कौन से हैं? देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत तो अन्नागार हो जाती है, लेकिन जो सबसे प्रमुख बिल्डिंग है वो कौन सी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक स्नानागार है, ठीक है, जो कि सबसे उस समय की जो मेन बिल्डिंग आप कह सकते हैं, प्रमुख स्मारक है वो है, जिसके मध्य में स्थित जो स्नान कुंड है वो कितना लंबा है? 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एंड 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है, आपको ऐसे लंबाई चौड़ाई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद कर लीजिए कि जो स्नानागार था वो बहुत प्रमुख बिल्डिंग थी उस समय की। सिंधुवासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? तो सिंधुवासी जो थे सिंधु सभ्यता के लोग, वो शहद का प्रयोग करते थे मिठास के लिए। आज की तरह बर्फ़ी और रसगुल्ले नहीं थे उस समय। तो अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति का शासन कौन संभालता था? तो जो वणिक वर्ग था वो क्या करता था? वो उस समय शासन संभालता था। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर उसकी पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, सिंधु सभ्यता के लोग, वो धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य हमें किस सभ्यता से मिलते हैं? तो सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्थ्य चिन्ह का जो है वो किस सभ्यता की देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि स्वास्थ्य चिन्ह किस सभ्यता की देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की। अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? वो पशुपति की पूजा करते थे। पशुओं में जो कुबड़ वाला सांड था वो इस सभ्यता के लिए विशेष पूजनीय था। सिंधु सभ्यता के समय जो कुबड़ वाला सांड था वो विशेष रूप से पूजनीय था उनके लिए। किस संस्कृति में शवों को जलाने एवं गाड़ने की दोनों प्रथाएं प्रचलित थी? तो जो हड़प्पा संस्कृति थी उसमें शवों को दफनाने की विधि प्रचलित थी, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा प्रचलित थी। युग्म समाधियाँ कहाँ पर मिलती हैं? तो सिंधु सभ्यता के समय पर युग्म समाधियाँ हमें लोथल एवं कालीबंगा में मिलती हैं। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई ईंटों को क्या कहा जाता था? तो उसको टेराकोटा कहा जाता था। ठीक है, टेराकोटा के आपको आ जाएगा कि टेराकोटा से आप क्या समझते हैं या टेराकोटा किसे कहा जाता है? तो जो पकी आग में पकी हुई मिट्टी होती थी उसको क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। हड़प्पा संस्कृति के जो सर्वाधिक स्थल है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? तो गुजरात से मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना होती थी उस समय, नृत्य करती हुई बालिका, जो किससे निर्मित थी? वो कांसे से निर्मित थी। ठीक है, तो ये आज हमने 51 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन कर लिए हैं फटाफट 2020 सीरीज के अंदर। ये क्वेश्चंस आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये आपको याद हो जाएंगे और जब आपको MCQ क्वेश्चंस करने के लिए आएंगे एग्जाम में तो आप बहुत ही आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। और भी वीडियो हमने डिटेल में बना रखे हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप चैनल में जाइए, सब्सक्राइब करिए और वहाँ पर देखिए, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उनको देखिए, एक बार वीडियोस देखिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ अगला वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। तो इसी के साथ में आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।